अस्सलाम वालेकुम। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है बिकॉज़ इसमें हम अमेरिका की बात करेंगे, वो मुल्क जिसमें शायद दुनिया का हर बंदा जाना चाहता है। अमेरिका के अंदर वीज़ा की कोई 50 से ऊपर कैटेगरीज़ हैं। हम में से बहुत से लोगों को उन कैटेगरीज़ का पता नहीं होता, तो ये बात मालूम ही नहीं होती कि किस किस्म के वीज़ा के लिए हम एलिजिबल हैं और क्या ऑप्शन भी मौजूद है कि हम इस वीज़ा पे अप्लाई कर सकें या ना कर सकें। यहाँ बहुत से लोग, उनकी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है लेकिन वो किसी गलत कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है। ये अमेरिकन बड़े चालाक हैं। आप गलत कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, कभी भी आपको नहीं बताएंगे आप गलत कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। इनको एक $160 वीज़ा की फ़ीस मिल रही है, पूरा पाकिस्तान कर रहा है, पूरी दुनिया से लोग कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए इनके ऐसे ही जमा हो रहे होते हैं। तो कोई आपको गाइड नहीं करता। एजेंट्स होते हैं, उन्होंने भी 2-4 वीज़ा के नाम सुने हुए होते हैं और वो आपको तफसील से गाइड नहीं करते। आज की इस वीडियो में तकरीबन कोई 35-40 कैटेगरीज़ जो हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताऊँगा। ये वो कैटेगरीज़ हैं जो पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए वैलिड हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं, सिंगापुर के लिए अलग कैटेगरीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग हैं, नाफ्टा के लिए अलग हैं, मेक्सिको के लिए अलग हैं। उसके ऊपर हम वीडियो पे बात नहीं करते बिकॉज यार बातें, वो लोग मेरे ऑडियंस भी नहीं है, वो उर्दू हिंदी के अंदर वीडियो भी नहीं सुन रहे। तो अब हम बात करते हैं उन वीज़ा के लिए जहाँ पर पाकिस्तानी इंडियन आराम से अप्लाई कर सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है ए वीज़ा। जो ए वीज़ा होता है वो डिप्लोमेट्स के लिए होता है। तो सियासतदान हैं, आप सेनेट के मेंबर हैं, आप पीएमएल नून के हैं, पीटीआई के हैं, जिस ग्रुप के भी हैं, अगर आप मुल्क के अंदर सूबाई असम्बली के अंदर हैं, यानी कि लोकसभा के अंदर हैं, या आप कौमी असम्बली के अंदर हैं, तो उस सूरत के अंदर आप सियासतदान हैं तो आप इस वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम ए कैटेगरी वीज़ा बोलते हैं। A2 वीज़ा जो होता है वो मिलिट्री पर्सनल के लिए होता है। आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में और किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका जाते हैं तो आपको A2 वीज़ा मिलेगा। B1 जो वीज़ा होता है वो टूरिज़म के लिए होता है। आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप B1 के लिए अप्लाई कर दीजिए। B2 होता है बिज़नेस मीटिंग्स के लिए और मेडिकल के लिए। आपको मेडिकल में कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई ऐसा इलाज करवाना है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप अमेरिका आना चाहते हैं, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप B2 पे आएंगे। आप बिज़नेस मीटिंग के लिए, आप फ्रीलांसर्स हैं, आप अमेज़न की एजेंसी चलाते हैं, आपको कोई भी बिज़नेस डीलिंग करनी है तो B2 पे चले जाइए। इसमें देखिए 2-4 चीज़ों का ख्याल रखा करें। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि अमेरिका का वीज़ा इंटरव्यू कैसे पास करें, उसका लिंक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। कुछ इंडिविजुअल कैटेगरीज़ पे मैंने वीडियोस बनाई है, NIW पे बनाइए, O1 के ऊपर बनाइए, अमेरिका में कंपनी खोलने के फ़ायदे क्या हैं, उन सब वीडियोज़ का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डिटेल में आप वहाँ देख लीजिएगा। आपने कभी झूठ नहीं बोलना एंड डू नॉट वॉलंटियर एनी इन्फॉर्मेशन। जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे। वो आपसे एक सवाल पूछता है, आप पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं, वो बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है। और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी इनकम स्ट्रीम है, 5, 10, 15 लाख रुपए भी आप कमाते हैं तो आपको आराम से B1, B2 वीज़ा मिल जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है झूठ बोल के किसी से उधार लेके 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये अकाउंट में दिखाने की। इतने पैसे जिसमें आप जाके चक्कर लगा के आ सकें, आपने उतने ही दिखाने हैं ना। आपने पूरा अमेरिका तो नहीं खरीदना जाके कि आप इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लेकर आ जाते हैं और फिर झूठ बोलते हैं, फेक स्टेटमेंट बनाते हैं। झूठ का कभी फ़ायदा नहीं होता। मैंने एक वीडियो बनाई भी थी कि सच पे बात करें, अपने शहद को पानी ना करें। वो चाहें तो आप देख लीजिए, उसको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। बहरहाल, तो जो हमारे पास B2 वीज़ा होता है, B2 वीज़ा हमारे पास होता है मेडिकल के लिए। C वीज़ा जो होता है वो होता है ट्रांजिट के लिए। आप ट्रांजिट कर रहे हैं, आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं, बीच में अमेरिका का स्टेप है, तो आप C वीज़ा ले लेते हैं। बहुत कम ही लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। D वीज़ा जो होता है, ये पूरी ABCD चल रही है। D वीज़ा होता है क्रू मेंबर्स के लिए। आप देखते हैं ना, बंदा गया और जहाज़ से भाग के गायब हो गया, वो सारे D वीज़ा वाले होते हैं। फिर हमारे पास G1 से G5 तक की वीज़ा होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। आप वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं, आप यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहे हैं, आप नाटो में काम कर रहे हैं, तो आपको ये G1 से G5 कैटेगरीज़ की वीज़ा मिल जाती है। 5 अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। अच्छा, ये सबसे आसान तरीका अमेरिका आने का, अमेरिका को एक्सप्लोर करने का। आप अभी वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे चले आइए, अबाउट पे क्लिक कीजिए, करियर पे कीजिए, आपको 4-5 प्रोग्राम मिल जाएंगे। वर्ल्ड बैंक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक जूनियर फेलोशिप प्रोग्राम है, सीनियर फेलोशिप प्रोग्राम है। उस पर आप दुनिया में कहीं से भी अप्लाई करें, आपको सीधा ये G1 से G5 का कोई वीज़ा मिलेगा, आप वहाँ पर आके काम कर लें। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस के अंदर है, इसी तरीके से नेटो के अंदर है, इसी तरीके से जो भी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस के लिए बड़ा अच्छा होता है। और यूनाइटेड नेशंस में तो मैंने बहुत सारे देखे पाकिस्तानीज आते हैं, वर्ल्ड में नहीं देखे। वर्ल्ड में इंडियंस बहुत आते हैं, पाकिस्तानी कोई भी ना अप्लाई करता है ना आता है, और ये वीज़ा उनके लिए खुला हुआ है। तो अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं, आपने CPA किया हुआ है, ACCA किया हुआ है, आपका बैंकिंग से कोई ना कोई ताल्लुक है, आप बैंक करें, तो ये वर्ल्ड बैंक की जो फेलोशिप्स हैं इनको आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। अगला वीज़ा है J वीज़ा। मैं J1 वीज़ा के ऊपर आया था, मेरे बीवी बच्चे J2 वीज़ा के ऊपर आए थे। J1 वीज़ा होता है एक्सचेंज स्कॉलर्स का, स्कॉलरशिप के ऊपर फुल ब्राइट आपको मिलती है, आपको आइजनहॉवर फेलोशिप मिलती है। कोई और स्टेट फंडेड कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसके लिए आपको J वीज़ा मिलता है। उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है
क्या आपने 1 साल या 2 साल अपने मुल्क में वापस गुजारने होते हैं। तो अगर फुल ब्राइट पे आप अमेरिका पढ़ने आएंगे 2 साल के लिए, तो वापस जाके 2 साल पाकिस्तान में गुजारने हैं। वो अमेरिका से बाहर नहीं गुजारने, पाकिस्तान में गुजारने। ये नहीं आप अमेरिका से चले आए और दुबई चले आए और किसी और मुल्क में जाके सऊदी अरब में आके रहने, तो 2 साल पूरे के पूरे काउंट होने। इसको मैं बड़ा भुगत चुका हूँ। मैंने ग्रीन कार्ड के अप्लाई किया, मेरे 6 दिन रह गए थे, मुझे वापस विड्रॉ करके वापस अप्लाई करना पड़ा वो टाइम पूरा करने के लिए। तो ये वीज़ा जो होता है वो एक्सचेंज स्कॉलर्स के लिए होता है, उस सूरत में जब स्टेट डिपार्टमेंट उसको फंड करे। फुल ब्राइट प्रोग्राम है हमारे पास से, आइजनहावर फेलोशिप का प्रोग्राम है, हमफ्री फेलो का प्रोग्राम है, IVLP का प्रोग्राम है, फल्टा का प्रोग्राम है। इन तमाम प्रोग्राम्स के ऊपर ये वीज़ा मिलता है। इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूसेफ पाकिस्तान, USEFPakistan.org भी चले आइए, तमाम डिटेल मिल जाएंगी इन स्कॉलरशिप्स की आपको। ये GRE के पैसे भी देते हैं, टोफल भी करवा देते हैं, आपको उसकी तैयारी भी करवा देते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं है, मुझे मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। अगला वीज़ा हमारे पास है O1 या O वीज़ा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी का होता है, इसको आइंस्टाइन वीज़ा बोलते हैं। जब मैं 2014 में नॉर्थ कैरोलिना आया था तो मुझे O वीज़ा मिला था। ये वाहिद डुअल इंटेंट वीज़ा है, ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, लेकिन आप सुबह O1 के ऊपर आएँ और शाम को आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इमिग्रेंट के अंदर। बाकी कोई वीज़ा आपको ये ऑप्शन नहीं देता सिवाय L1 के। तो O1 और L1 जो होते हैं ये डुअल इंटेंट वीज़ा कहलाते हैं। तो O1 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है अगर आपने PhD किया हुआ है, आपके पास रिसर्च पेपर्स हैं, आपने कोई किताब लिखी हुई है, आपने कोई ब्लॉग लिखा हुआ है, आपने लोगों को पढ़ाया हुआ है, आपको कोई अवार्ड मिला है, आपके कोई इंटरव्यूज़ मीडिया के ऊपर आए, तो अब ये बड़े आराम से O वीज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा ये एथलीट्स को भी मिलता है। तो हमें O1 मिलता है, जो हमारी फैमिलीज़ आती हैं उनको O3 मिलता है, लेकिन O2 वीज़ा जो होता है वो एथलीट्स के लिए होता है, एक्टर्स के लिए होता है, अदाकारों के लिए होता है, क्रिकेट प्रोफेशनल्स के लिए होता है। आप किसी भी गेम के अंदर खेलते हैं। मेरे साथ वो जो बच्ची ना, जो वंडर वुमन की हीरोइन थी, क्या नाम था उसका, गाल गडिट, उस बच्ची को मेरे साथ ये O1 वीज़ा मिला था। तो वो क्योंकि वो एक्टर थी, वो इसी के ऊपर आई थी, फ़लस्तीन से या किसी मिडल ईस्ट की किसी कंट्री से आई थी, तो मुझे उसको साथ में O1 वीज़ा मिला था। तो ये O1 वीज़ा बड़े काम का होता है। पाकिस्तान में हम सुनते हैं 5000 PhDs हैं और बेरोज़गार घूम रहे हैं, इंडिया में तो सारे PhDs हैं, जॉब नहीं मिल रही। तो भैया सीधा सीधा O1 वीज़ा के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते? इसमें आपको जॉब चाहिए होती है। तो जॉब के लिए आपको क्या करना होता है, या तो आपको कोई जॉब दे दे, ऑफर दे दे, आप O1 वीज़ा कर लें, या सबसे अच्छा है वो मेरी कंपनी की वीडियो देखें, अमेरिका में कंपनी खोलें, अपनी LLC इस्टेब्लिश करें यहाँ पर, उस LLC से अपने आप को जॉब दें, O1 वीज़ा अप्लाई करें और यहाँ पर आ जाएँ। लेकिन बाकी रिक्वायरमेंट्स आपको मीट करनी है, आपके रिसर्च पेपर हो, खुसूसी तौर पे आपकी PhD हो या टर्मिनल डिग्री आपके पास हो, आपके पास JD हो, MBBS हो, तो उस सूरत में आप, अगर आप ज़्यादा डॉक्टरी वाले पे नहीं काम कर रहे, USMLE नहीं दे रहे, आप हेल्थ मैनेजमेंट में आते हैं, कोई पढ़ने के लिए आते हैं, एज रिसर्चर आ सकते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट आ सकते हैं, तो आप O1 वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। अगला वीज़ा हमारे पास Q वीज़ा है। ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, वो नहीं सकाफती ताइफे जा रहे होते हैं, और सारे के सारे इस Q प्रोग्राम के ऊपर होते हैं। आप अजीज़ मियाँ कव्वाल हैं, आप नुसरत फ़तेह अली खान हैं, या आजकल के जो भी लोग हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट ताइफे के साथ आ रहे हैं तो आपको ये Q वीज़ा मिलता है। अगला वीज़ा है L वीज़ा। L1 वीज़ा जो होता है वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होता है। आप माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में काम करते हैं, आपको USA आना है। आप चेरीज़ डिनाटा पाकिस्तान में काम करते हैं, आपको US में आना है। आपने एमिरेट्स में काम करते हैं, आप अमेज़न दुबई में काम करते हैं, आप कहीं पर भी आते हैं, वो कंपनी अगर अमेरिका में मौजूद है और उसकी किसी सब्सिडी या ब्रांच के अंदर आप काम कर सकते हैं, तो आप L1 पे आ सकते हैं। L1 का भी फ़ायदा ये है, आप L1 पर आते हैं, आपकी VB भी आ जाती है। L1 पे आपको वर्क ऑथराइजेशन ही चाहिए होती है, लेबर सर्टिफिकेशन आपकी L1 के अंदर इंक्लूडेड होती है, तो आपको EAD कार्ड मिल जाता है, आपको SSN मिल जाता है, तो आप भी काम कर सकते हैं, आपकी मिसेज भी काम कर सकती हैं, और आप L1 पे आएँ और आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दीजिए, तो आपको उसके बाद वो LPR है वो भी मिल जाता है। ग्रीन कार्ड में अभी 2023 के अंदर कांग्रेस में एक लॉ पास होने जा रहा है, वो इंशाल्लाह कुछ महीनों में हो जाएगा। तो उसमें वो तमाम लोग जो अमेरिका में 5 साल से ज़्यादा सकूनत इख्तियार किए हुए हैं, भले वो इलीगल हैं, भले कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको भी लोग ग्रीन कार्ड दे रहे हैं। उसको कह रहे हैं पर्सपेक्टिव लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट, तो LPR कहते हैं, तो उसको PLPR कह रहे हैं। पहले वो 3 साल का PLPR मिलेगा, उसके बाद फिर उनको LPR मिल जाएगा। तो वो तमाम लोग जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं अमेरिका में पिछले 5 सालों से, उनकी तादाद मिलियंस के अंदर है। तकरीबन कोई 20 मिलियन से ऊपर ऐसे लोग हैं। उसका जो बिल आ रहा है उसका लिंक भी मैं आपको शेयर करता हूँ, अभी वो अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन वो पूरी उम्मीद है कि वो बाईपार्टीशन बिल है, तो रिपब्लिकन की सपोर्ट भी है और डेमोक्रेट की भी है, तो वो अप्रूव हो जाएगा। O1 वीज़ा पे बात करते हैं तो इससे रिलेटेड नया वीज़ा है NIW, नेशनल इंटरेस्ट वेवर। हुआ ये कि ये रशिया की जंग चल रही है यूक्रेन के साथ और चाइना के साथ, बदतमीजी लड़ाई चलती रहती है अमेरिका की, तो अमेरिका ने बोला हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाएंगे, हम अपने चिप्स खुद बनाएंगे, हम 5G टेक्नोलॉजी खुद बनाएंगे, और हम चाइना का जूम शूम यूज़ नहीं करेंगे, टिकटॉक वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, सब कुछ खुद बनाना है। खुद बनाने के लिए बंदा चाहिए, बंदा मौजूद नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ये 30-32 टेक्नोलॉजीज़ हैं, इस पर दुनिया में कहीं भी बंदा मौजूद हो, बैचलर्स किया हुआ हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, सीधा NIW के ऊपर आ जाए। आपको सिरे से कोई जॉब ऑफर ही नहीं चाहिए। O1 में तो जब जॉब ऑफर चाहिए, या कंपनी बनाओ, अपने आपको जॉब दो, उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट है कि 10,000 सैलरी हो, आपने PhD किया हो, इसमें कुछ नहीं। बैचलर्स, 5 साल का एक्सपीरियंस, अपनी फील्ड में आप माहिर हो, आप ऐप डेवलपर हैं, आप ब्लॉकचेन
पे काम करते हैं, आप डेटा साइंस पे काम करते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के गुरु हैं, आप यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर हैं, बैचलर्स हो, आपको 5 साल की हो। जो लोग बोलते रहते हैं ना डिग्री नहीं चाहिए, वाजा चाय वाला बाकी तमाम, उनको जाके वीडियो दिखाइए, बोलिए ना मुझे वीज़ा लेके दिखाइए अभी ये डिग्री के। पूरी दुनिया में डिग्री चाहिए भैया, ना आपको जॉब मिलती है ना वीज़ा मिलता है, पता नहीं कौन सी चक्कर में आप लोग लगे रहते हैं। तो भारत, तो उसके ऊपर NIW के ऊपर आ जाइए। तकरीबन 35 से ऊपर बच्चे हैं जिनका ये NIW में अप्लाई करवा चुका हूँ, इसके थ्रू मेंटोका के थ्रू, जिस पे मैं बातचीत करता हूँ, और तकरीबन सबके अप्रूव्ड हो चुके हैं। एक का रिजेक्ट हुआ है, और उस अल्लाह के बंदे ने नकली फेक स्टेटमेंट लगवाई थी बैंक की, मैंने उसको मना भी किया था ऐसी हरकत नहीं करना, उस बाज नहीं आया, उसका रिजेक्ट हो गया। वो आगे वाले लोग ना बड़े चालाक हैं, वो सोशल मीडिया स्कैन करके ना, वो मेरी अपनी वीडियोज़ देखी होंगी डेटा साइंस कोर्स के अंदर, तो हम लोग मालूमात निकाल सकते हैं, तो गवर्नमेंट क्या कुछ मालूमात नहीं निकाल सकती। तो झूठ आपने कभी भी नहीं बोलना, अपना मुंतखब कर लें अपने जाना कहाँ है। एक बच्चे को फुलब्राइट मिली स्कॉलरशिप पे वीज़ा रिजेक्ट हो गया, वो मेरे पास आया, उसकी फेसबुक पे गया तो उसने वो खूब गालियाँ लिखी थी, अमेरिका के ऊपर बैनर ही लगाया था। मैं कहा बेटा साइट चूज़ कर लो ना, वहाँ या तो स्कॉलरशिप लेके उनके पैसों पे जाके पढ़ना है, या उनको गालियाँ देनी है। गालियाँ देनी तो फिर अप्लाई क्यों करते हो उसके ऊपर? अब वीज़ा नहीं मिला, बिल्कुल ठीक वीज़ा नहीं मिला, अंधे तो नहीं ना, वो लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, तो NIW के लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, ये तो बिल्कुल गोल्डन चांस। हम बोलते हैं ना 20 साल पहले लोग वो DV वीज़ा पे आए थे, डाइवर्सिटी वीज़ा, लॉटरी के ऊपर लॉटरी निकली, ग्रीन कार्ड लेकर आ गए, बड़े फ़ायदे में रहे, वैसा नहीं होता। 20 साल बाद लोग इसी तरह बोल रहे होंगे यार ये लोग बड़े अच्छे थे, NIW के ऊपर आ गए, वैसा नहीं होता। एक बच्ची थी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की, 2.2 GPA किया हुआ, उसको बोला भाई अप्लाई कर दे, कि नहीं बैचलर्स है, अच्छा GPA नहीं है। मैं कहा भाई अप्लाई तो करना। उस बच्ची ने अप्लाई किया, रावलपिंडी से लेके न्यूयॉर्क लैंड करने तक टोटल प्रोसेस 5 हफ्ते का, दैट्स इट। उसका रेगुलर टाइम जो 18 महीने का है, उसमें भी प्रीमियम प्रोसेसिंग निकाल दी है। अब 2,500 रुपये ऊपर दें तो आपको 15 दिन में जवाब आ जाता है। वो ज़्यादा RFE भेज देंगे, रिक्वेस्ट फॉर मोर एविडेंस, उसके बाद भी 3 महीने में आ रहे हैं पार। आज अप्लाई करें, 15 दिन बाद आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा, यहाँ पर आए सीधा ग्रीन कार्ड लें, कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट दिखानी, कुछ नहीं दिखाना, बस ये बताना है भाई मैं अहल हूँ। पूरी दुनिया में अगर आप अहल हैं, आप पैसा कमा के दे सकते हैं, दुनिया आपको वेलकम करती है। आप जाके बोझ बनेंगे, पैसा खाएंगे, दुनिया बोलेगी भाई जिस मुल्क में हो ना उसी मुल्क में रहो, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 14 करोड़ बच्चा है, सबके सब फ्रीलांसर्स है, 87,000 फ्रीलांसर्स है। तो फ्रीलांसर्स बैचलर्स डिग्री अगर उनके पास है तो यहाँ अप्लाई क्यों नहीं करते? बैचलर्स डिग्री नहीं है, घर बैठे कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाई, घर बैठे इंटरमीडिएट करें, घर बैठे बैचलर्स करें, वो देख लीजिए। GED 3 हफ्ते की मार है, 3 हफ्ते में आप पूरी दुनिया में इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, भले आपने KG पास नहीं की हुई हो। खैर डिस्कशन कहीं और निकल जाएगी, हम वापस आते हैं। तो ये O वीज़ा और NIW वीज़ा जो है, अगर आप अहल हैं किसी चीज़ से आप कर सकते हैं। अगला वीज़ा हमारे पास आई है मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए। आप जियो में, आप अखबार में काम करते हैं, समा TV में, ARY में, तो आप आई वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, डॉन अखबार में लिखते हैं, तो आई वीज़ा आप लोगों के लिए है। P वीज़ा है प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए और एंटरटेनर के लिए। आप भांड हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडियन है, आप एक्टिंग करते हैं, तो ये जो P वीज़ा है आप लोगों के लिए। R वीज़ा है रिलीजियस वर्कर्स के लिए। अभी वो सज्जाद रज़ा साहब मिले थे, वो मुर्शिद साहब के पास मुझे, वो R वीज़ा के ऊपर थे। मुफ्ती महबूब साहब मेरे दोस्त हैं, वो R वीज़ा के ऊपर आए। आप मौलवी साहब हैं, आप मदरसे में पढ़ाते हैं, आप किसी भी मस्जिद या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ मिलके काम कर सकते हैं, तो आपको R1 वीज़ा मिल जाएगा। आप तबलीग करने के लिए आ जाते हैं, आना चाहते हैं, तो भी आपको R वीज़ा मिल जाएगा। अगला वीज़ा है H1B, ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा है। ये मार्च से पहले फूक जाता है, दिसंबर में शुरू होता है, मार्च में ख़त्म हो जाता है। आपको एम्प्लॉयर जॉब ऑफर करता है, आप जॉब पर आते हैं, H1B आपको मिलता है, आपकी बीवी बच्चे आपके साथ आते हैं, लेकिन आप उस एम्प्लॉयर के साथ नहीं हैं, उस एम्प्लॉयर ने आपको लात मार के निकाला, आपको वापस जाना पड़ेगा। फिर H1B से ग्रीन कार्ड का प्रोसेस बहुत लंबा है। इंडियंस के लिए इस वक्त H1B से ग्रीन कार्ड का जो वेटिंग टाइम है वो 93 ईयर्स का है, यानी उनकी 3 नस्लें गुजर जाएंगी ना तो उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो H1B के ऊपर अगेन पाकिस्तानी नहीं आते, गिनती के पाकिस्तानी नहीं आते, इंडियन बहुत सारे आते हैं और अब जहाज़ भर भर के वापस जा रहे हैं, बिकॉज उनको LPR नहीं मिल रहा। पाकिस्तान का जो वेट टाइम है वो ज़्यादा नहीं है, वो 4-5 साल का है। तो H1B के ऊपर आपको जॉब मिलती है। आप रिमोट जॉब सर्च करें, इंटरनेट पर सर्च करें, उसके ऊपर मजीद कभी वीडियो बना दूँगा डिटेल में कि आप पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के अमेरिका में जॉब ले कैसे सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। आप क्योंकि सस्ते हैं ना, लेबर कॉस्ट सस्ती है, तो आप तो बड़े आराम से कम्पीट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। पाकिस्तान में भूख ही ना जो हम बेच रहे हैं, हम लोग सस्ते हैं, इंडिया में पैसा आ गया, इंडिया महंगा हो गया, चाइना में पैसा है, चाइना महंगा हो गया, हम लोग गरीब लोग हैं तो सस्ते में बिक रहे हैं, तो भूख इसको बेच रहे हैं, तो दुनिया आपको हायर करने के लिए तैयार बैठी हुई है, हमें सही तरीके से अप्लाई करना नहीं आता। तो बहरहाल तो H1B वीज़ा ये है, तो एम्प्लॉय बेस्ड वीज़ा इसके ऊपर आ सकते हैं। आसान तरीन वीज़ा में एक तो B1 B2 है, दूसरा F1 वीज़ा है। सीधा यहाँ पे भैया दाखिला ले लीजिए, बैचलर्स के लिए कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला ले लीजिए। हज़ारों के तादाद में ना 10,000 कम्युनिटी कॉलेज मौजूद हैं, 5,000 से ऊपर यहाँ पे ना मेजर्स कराए जाते हैं। 3-4 हज़ार रुपये फीस होती है सेमेस्टर की, पूरे साल की फीस 7-8 हज़ार रुपये होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और कम है। आप 2 साल का कम्युनिटी कॉलेज होता है, $20,000 है, आपको सिर्फ 10,000 दिखाने हैं। 10,000 भैया यहाँ पे ना 2 महीने में आप ऊबर चला के DoorDash के ऊपर बना लेते हैं, अगर आप मेहनती इंसान हैं तो साल भर की फीस यहाँ 2-3 महीने में आप आराम से कमा लेंगे। स्टूडेंट में भी आप
आपको अलाउ होता है कि आप 20 घंटे काम कर सकते हैं ऑन कैंपस, सेफ्टी के अंदर, पब्लिक सेफ्टी में, कैफेटेरिया में काम कर लें, लाइब्रेरी में काम कर लें, HR में काम कर लें, किसी डिपार्टमेंट में RA लग जाए, टीचिंग असिस्टेंट लग जाए, रिसर्च असिस्टेंट लग जाए, 1000 चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएँ तो सही ना, सारे सवाल आप पहले से ना पूछें। और उसके बाद तो आप F1 के ऊपर आ जाइए, आप मास्टर्स कर लीजिए। मास्टर्स कौन बोलता है आपको स्टैनफोर्ड MIT जाए, वहाँ दाखिला नहीं मिलेगा, 40,000 सेमेस्टर फीस होगी, आप कहाँ से अफोर्ड करेंगे? गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करें, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, मियामी में चली आइए, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में चली आइए। ये सस्ती यूनिवर्सिटीज़ हैं, 10-12 हज़ार रुपये साल की फीस होती है मास्टर्स की, एक साल में मास्टर्स निकल जाता है। तो ये आपको दिखाने, एक सेमेस्टर की फीस दिखानी, यहाँ पे आ जाना है अपने F1 के ऊपर। जब आप पढ़ लेंगे यहाँ से तो आपको 3 साल ये लोग अलाउ करते हैं OPT के ऊपर, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप काम कर सकते हैं। OPT के बाद आप H1 ले लें, ग्रीन कार्ड ले लें, NIW अप्लाई कर दें, O1 कर दें, 10,000 तरीके, सब कुछ वहाँ बैठ के सवाल पूछते रहेंगे तो भैया कुछ नहीं होगा। यहाँ पर तो है ना, हम लोग पाकिस्तान से निकलते डिजिटल नोमाद की बात करते हैं, कोलंबिया में जाएंगे, बहामास जाएंगे, पूछता हूँ कराची से कभी लाहौर गए हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो ना, तो लाहौर में जाके रह लो, टोपी में जाके रह लो, खैबर पख्तूनख्वा चले जाओ, सबाबी चले जाओ, कोयटा चले जाओ, गिलगित बल्तिस्तान चले जाओ, स्कर्दू में जाके रह लो। घर से तो बाहर निकलो ना, घर से बाहर मोहल्ले तक आप गए नहीं है और आप चाहते हैं आपको अमेरिका का वीज़ा ट्रे में रख के कोई दे दे, इस तरीके से काम नहीं होता। अगला वीज़ा हमारे पास है M वीज़ा, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, टेवटा के लिए 3 महीने का कोई कोर्स है, 4 महीने का कोर्स है। आपको कैलीग्राफी सीखनी है, आपको मुजस्समा साजी सीखनी है, आपको पेंटिंग सीखनी है, आपको स्केच सीखने हैं। छोटे छोटे MIT के प्रोग्राम होता है, फ्यूचर एक होता है, अभी डार्पर यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम हो रहा है। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो वोकेशनल प्रोग्राम होते हैं उसके लिए M वीज़ा है, M वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए। फिर हमारे पास वीज़ा इसके लिए होता है H2O वीज़ा है, H2O नहीं, सॉरी H2O तो वाटर है, H2A वीज़ा है। H2A वीज़ा है टेम्पररी एग्रीकल्चरल वर्कर के लिए। तो अभी सोए की फसल चल रही है, आपको मेहरवाना बोना आता है, आपको कपास बोनी आती है, आपको गन्ने के खेत में काम करना आता है, आपको तरबूज लगाना आता है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फार्म लैंड में वाइविंग में चले आएँ, 500-500 रुपये के अंदर एक एकड़ ज़मीन बिक रही है। यहाँ वेस्टर्न न्यूयॉर्क के अंदर 70-70, 80-80 एकड़ ज़मीन मिल रही है 20-30 हज़ार डॉलर के अंदर। तो उसके लिए 12-12 लाख डॉलर की गवर्नमेंट ग्रांट देती है कि भाई ट्रैक्टर ले लो, खाद लो, बीज ले लो, कम से कम ये उगाओ तो सही ना। ये बंदे काम करने वाले जब अमीर हो जाते हैं ना तो छोटे काम नहीं करते। पूरे मिडिल ईस्ट में सारी की सारी जो जॉब हैं, जो रोड साफ़ कर रहे हैं, जो रोड बना रहे हैं, जो सफाई कर रहे हैं, इवन हरम के अंदर भी कौन से सऊदी मिलते हैं, उन्हें सबाब वबाब से कोई नहीं होता, बोलते हैं पाकिस्तानी बंगाली आए, इंडियन आए, सफाई करते रहें। अमेरिका में ऐसे सारा का सारा मैक्सिकन यहाँ पे भरा हुआ है सारे काम करने के लिए, रोड साफ़ करने के लिए, घास काटने के लिए। एग्रीकल्चर में कोई नहीं आ रहा, एग्रीकल्चर में पाकिस्तानी भरे पड़े हैं। तो भैया आप H2A वीज़ा के ऊपर आ जाइए। H2B वीज़ा है अनस्किल्ड वर्कर के लिए, आप ट्रक ड्राइवर हैं, खैर उसके लिए तो E7 भी आ गया है, लेकिन आप ट्रक ड्राइवर हैं, आप प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बोले जी मैं रोड़ा उठा सकता हूँ, मैं डामर बिछा सकता हूँ रोड के ऊपर, तो आप H2B के अंदर आ सकते हैं। H3 वीज़ा होता है ट्रेनिंग के लिए, कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग है आपसे उसके लिए करना के लिए आना चाहते हैं, 3 महीने 6 महीने साल के लिए आप इस पर आ सकते हैं। E2 वीज़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। अफगानिस्तान का मुझे नहीं पता, लेकिन इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। और पाकिस्तान की ट्रीटी साइन है। आप बोलते हैं जी आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस है, आपका प्रिंटिंग प्रेस है, आपकी पान की शॉप है, आप छालिया बेचते हैं, आप मोबाइल शॉप है आपकी, आप गैस स्टेशन पेट्रोल पंप चलाते हैं, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, आपको 50,000 रुपये दिखाने, देने किसी को नहीं, दिखाने के 50,000 डॉलर आपके पास है। आप बोले 50,000 रुपये लेके मैं अमेरिका आ जाऊँगा और ये बिज़नेस करूँगा। आप बिज़नेस प्लान जमा कराएं, पूरी फैमिली को E2 वीज़ा मिल जाएगा। ये ग्रीन कार्ड पे कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे आ सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, बच्चे पाल सकते हैं, स्कूल भेज सकते हैं फ्री के अंदर, हेल्थ केयर ले सकते हैं, यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। पैसे कमा के जिस दिन आपके पास 8 लाख हो जाएँ, आप EB3 इन्वेस्टर वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए, पूरी फैमिली को आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पहुँचे तो सही ना, पाकिस्तान में कौन से आप मतलब चांद और तीर तारे तोड़कर लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आके कोई काम कर लीजिए E2 के ऊपर। E2 में बहुत से लोग आए और यकीन करें कुछ नहीं होता, लीज साइन करनी होती है, काम करना होता है, 5,000 का भी खर्चा नहीं है आपका, आपकी पूरी फैमिली ना, 4 बंदे 5 बंदे 6 बंदे सारे के सारे आते हैं। इससे सस्ता वीज़ा आपको कोई नहीं मिलेगा, ये तो कभी कभी B1 से भी सस्ता पड़ता है। अगला वीज़ा है U वीज़ा। अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटी का शिकार हैं, आपको किसी ने टारगेट किलिंग में गोली मार दी है, आपके बहन भाई को मार दिया है ख़ानदानी दुश्मनी के ऊपर, स्मगलिंग के चक्कर में पकड़ लिया है, आपको गवर्नमेंट तंग कर रही है, कुछ कर रही है, आप U वीज़ा के लिए ऊपर आ सकते हैं। T वीज़ा पे आप आ सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, आपको किसी ने लेके बेच दिया, आपको डरे कोई लेके आपको बेच देगा, आपकी ज़बरदस्ती शादी करा देगा, कुछ कर देगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर T वीज़ा पे आ सकते हैं। V वीज़ा है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, जो LPR के स्पाउसेस को मिलता है। अगर मैं ग्रीन कार्ड के ऊपर हूँ, मैं पाकिस्तान में आके शादी कर लेता हूँ, कुछ करता हूँ, उनको फैमिली को बुलाना चाहता हूँ, तो मैं V वीज़ा के ऊपर बुला सकता हूँ। K3 वीज़ा है स्पाउस के लिए, आप सिटीज़न हैं यहाँ के, आप शादी कर लेते हैं तो K3 वीज़ा होता है। K1 वीज़ा होता है फियांसे के लिए, आप US सिटीज़न हैं, पाकिस्तान जाके इंडिया जाके किसी से मंगनी कर लेते हैं तो आप उसको K1 के ऊपर ला सकते हैं। IR3 और IR4 IH4 अडोप्शन का वीज़ा है।
आप यूएस सिटीज़न हैं, आप जाके पाकिस्तान में कोई बच्चा बच्ची अडॉप्ट कर लेते हैं, आप सीरिया से अडॉप्ट कर लेते हैं, तुर्की से अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं। IR4 कहलाती है, IR3 कहलाती है, IH4 कहलाती है, IH1 है या 3 है, 4 कैटेगरीज के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास F2A और F2B है। आप लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट है, मैं सिटीज़न की बात नहीं कर रहा, सिटीज़न तो बुला ही सकता है। अगर आप यूएस सिटीज़न है तो अपने बहन को बुला सकते हैं, भाई को बुला सकते हैं, जितने भी बहन भाई हैं सबको बुला सकते हैं। उनका टाइम है 10 साल का वो लगता है, लेकिन उन सबको सीधा ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अपने माँ बाप को भी बुला सकते हैं। तो अब बहुत से लोग पूछते हैं कि जी हम ऐसी कंट्री जाना चाहते हैं जहाँ पे माँ बाप को बुला सकते हैं, तो अमेरिका उसमें से। लेकिन अगर लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट भी हैं तो उस सूरत में भी आप उन बच्चों को बुला सकते हैं जिनकी उम्र 21 साल से कम है और अनमेरिड है। आप उन बच्चों को भी बुला सकते हैं जो 21 साल से ज़्यादा हो लेकिन अनमेरिड हो। उसकी एक शिक होती है कि जी वो स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, आप उनको फंड कर रहे हैं, खुद से कुछ कमा धमा नहीं रहे, शादी नहीं की है, तो आप उनको भी बुला सकते हैं। और आपकी ज़ाहिर बात है आपकी स्पाउस है, आप अमेरिका आ गए हैं, ग्रीन कार्ड है, आपकी शादी में बीवी बच्चे पाकिस्तान रह गए या बीवी पाकिस्तान रह गई है, तो उसको आप बुला सकते हैं F2B वीज़ा के ऊपर। इसके अलावा कुछ अलग वीज़ा हैं, SQ है, SI है, ये पूरी सीरीज़ है उन अफ़गानियों के लिए, उन इराकीज़ के लिए जिन्होंने यूएस गवर्नमेंट का साथ दिया, यूएस गवर्नमेंट के लिए काम किया, या अमेरिका, अफगानिस्तान या इराक से अमेरिका आना चाहते हैं। DV डाइवर्सिटी वीज़ा में पाकिस्तान अप्लाई नहीं कर सकता, वो लॉटरी ख़त्म हो गई है। SB वीज़ा हमारे पास होता है रिटर्निंग रेजिडेंट्स के लिए। TN1 वीज़ा है नाफ्टा रेजिडेंट्स के लिए। अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, भले आप पाकिस्तानी है या आप मेक्सिको में रहते हैं और आपके पास वहाँ का पासपोर्ट है, तो आप TN1 वीज़ा के ऊपर आके अमेरिका में काम कर सकते हैं। इस छोटी सी वीडियो का, छोटी सी बड़ी वीडियो हो गई है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वीडियो है। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा था कि कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ हैं। ये 35-40 कैटेगरीज़ मैंने आपको बताई हैं ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा खुले कि दुनिया में तमाम के तमाम तरीके लीगल तरीके से अवेलेबल हैं काम करने के, आगे बढ़ने के। हम किन जगहों पर जा रहे हैं, इन वीज़ा कैटेगरीज़ के लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि इनमें मैं डिटेल वीडियो बना दूँ। जिनका देखिए मुझे पता है, ओवन का मुझे पता है, NIW का पता है, उसकी वीडियो बना चुका हूँ। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का पता है, एज एन फेलोशिप का पता है, उसकी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। F1 की मैंने आपसे काफ़ी डिटेल में बात कर ली, आप किस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, कम्युनिटी कॉलेजेस क्या होते हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसी कैटेगरी है जिसके बारे में आप तफसील से जानना चाहते हैं और उसमें अगर मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं सिर्फ उस चीज़ के ऊपर बात करता हूँ जिसका भैया मुझे पता है। जिसका नहीं पता, जहाँ मैं भी इंटरनेट से ढूंढूंगा, आप खुद इंटरनेट से जाके ढूंढ लीजिए। लेकिन मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी रिसर्च करके, मेहनत करके उसके ऊपर आपको बताऊँ। अब आप मुझे बताइए कि मैं अमेरिका के तमाम वीज़ा के ऊपर अलग अलग कैटेगरीज पे 40-45 वीडियोज़ बना दूँ या बाकी मुल्कों को, कंट्रीज़ को कवर करूँ। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है मैं कोलंबिया के ऊपर, पीरू के ऊपर, साउथ अमेरिका पे बात करूँ, फिर हम अफ्रीका चले आएँ, फिर हम मिडिल ईस्ट के ऊपर आ जाएँ। वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। मेरा पूरा मिशन बना हुआ है अगले के 10 सालों के अंदर मुझे 2 करोड़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से बाहर भेजना है। वो $250 बिलियन की रेमिटेंस भेजेंगे, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, हमें लोगों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। और जो लोग यहाँ पर आ जाएंगे दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान से बाहर निकल के, उनकी ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी। अगर आपको लगता है ये मेरी कोशिश हुब्बुल वतनी के ख़िलाफ़ है तो आप सोच को ना अपनी तेज़ाब से धो लीजिए। ऐसी बात नहीं है, दिस इज़ एज़ पेट्रियोटिक एज इट कैन गेट। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा।